Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Anas Khan, as you know. In our previous lecture, we have discussed about the young double slit experiment. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमने उसी को फर्दर कंटिन्यू करना है और उसी के बिहाफ पर एक और एक्सपेरिमेंट जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हमें एक्सप्लेन करेगी, जिसे हमने कहा थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट। इस थिन फिल्म के अकॉर्डिंगली अगेन हमने इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम वेव के लाइट के उन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जो कि लाइट्स के जो है वो वेव नेचर को सपोर्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वाइट लाइट की वेव नेचर को सपोर्ट करने वाली एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है जिसको हमने कहा थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट। इस थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा अकॉर्डिंग टू नेम थिन फिल्म, पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि थिन फिल्म क्या चीज है, व्हाट इज थिन फिल्म। तो पहले हम थिन फिल्म को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो थिन फिल्म हमने डिफाइन की कि थिन फिल्म एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर होगी कि जिसकी थिकनेस किसके बराबर होगी, एज कंपेरेबल टू द थिकनेस ऑफ लाइट। तो इसकी जो स्पीड या आप जो थिकनेस कह लीजिए वो इस लाइट के बराबर होनी चाहिए, कंपेरेबल बराबर होनी चाहिए द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए उस थिन फिल्म के लिए। थिन फिल्म है क्या चीज़, हम लोग बेटा आप लोग बड़े गौर से देखा होगा या बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे देखा होगा, जैसे कि फॉर सपोज कोई छोटे बच्चे जो है वो बबल सोप बनाते हैं, भाई पानी के अंदर सर्फ वगैरह मिलाया और फुलाने के बाद वो बबल ब्लो कर रहे होता है। वो जो बबल ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, उन बबल के अंदर आपने अक्सर देखा होगा अगर सनलाइट पड़ती है तो आपको उस पर थोड़े विविड कलर नजर आते हैं, डिफरेंट कलर्स उसके ऊपर आपको नजर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने अक्सर सीडीज वगैरह के ऊपर, डीवीडीज वगैरह के ऊपर देखा होगा तो उस पर एक लेयर, एक कोटिंग रखी होती है। उस कोटिंग को हम जब सनलाइट के अंदर रखते हैं तो उस पर आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, वायलेट वगैरह, इंडिगो वगैरह, इस तरह के डिफरेंट विविड कलर नजर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो हमारे सराउंडिंग में क्या होती है, जो आपने कभी देखा हो कि सराउंडिंग में कहीं पानी पड़ा हो, उस पानी के ऊपर कोई वाटर ड्रॉपलेट आ जाए। ठीक है, कोई वाटर ड्रॉपलेट अगर रखी हुई है गिर जाए तो उस वाटर ड्रॉपलेट की तरह से उस पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं ऑयल की लेयर बन जाती है। वो जो लेयर है उस लेयर की वजह, जैसे सनलाइट उस पर स्ट्राइक करती है तो उस लेयर की वजह से वहाँ पर डिफरेंट कलर्स हमें मिलते हैं थ्रू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उसी प्रोसेस को जो लेयर हम क्रिएट हुई है उसी लेयर की वजह से हम कह रहे हैं कि थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट, मतलब जो लेयर है थिन फिल्म वो क्या कर रही है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करवा रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट जो है एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसकी जो लाइट है वो क्या होनी चाहिए, एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिनोमेना क्या होता है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी हैं। फिनोमेना क्या होता है जरा गौर से देखिएगा बेटा, इस फिगर के अंदर ये आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा थिक बना रहा हूं इसलिए कि यहाँ पर आपको फिनोमेना एग्जैक्टली समझा सकूं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखिए लाइट के अंदर आपने कहा भाई सनलाइट या सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इस सोर्स ऑफ लाइट सबसे पहले एक लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके एक लाइट यहां पर स्ट्राइक होगी। ठीक है, और किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये आपकी जो रे 1 है या इसको हम इंसिडेंट रे कह लीजिए कि हमारी सोर्स से आ रही है, इसको हमने इंसिडेंट रे कहा। ठीक है, फिर आप डिस्कस कर चुके हैं कि जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बाद ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे आपने देखा होगा कि लाइट जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मेटल मीडियम पे स्ट्राइक करती है तो वो क्या करती है, तो वो दो प्रोसेस कर सकती है, वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और वो रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि जो आपने लेयर रखी है, ये लेयर आपके पास जो है वो ऑयल की लेयर है।
ठीक है, किसके ऊपर है? ऑन द वाटर, भाई जमीन पर हमारे पास एक एरिया पर जो है वो पानी पड़ा हुआ था, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ था, जिसके एक एज अ लेयर उसके ऊपर बन जाएगा। अच्छा, ये आपके पास लेयर हो गई, इसको हम थिन फिल्म कह रहे हैं। लाइट स्ट्राइक करेगी और ये वाला जो मीडियम है वो क्या आपका? एयर। लाइट कौन से मीडियम से आ रही है? एयर मीडियम से आ रही है। तो जिस वक्त स्ट्राइक करेगी लाइट, दो पॉसिबिलिटीज कर सकती है। दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या कर सकती है कि लाइट जो है वो अपर सरफेस से, मतलब ट्रांसपेरेंट लेयर से स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है, और पार्शियली लाइट जो है वो क्या होगी? वो इसके अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इसके अंदर पास हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, उससे पहले, पास होने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो लाइट इस पे स्ट्राइक की है, ठीक है, ये स्ट्राइक करने के बाद एयर कौन सा मीडियम है? लाइटर मीडियम है एज कंपेयर टू ऑयल। ऑयल कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ठीक है। और अगर मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, वो बराबर होता है 1 के। ठीक है। और अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, वो होता है 1.44 के। ठीक है। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑलमोस्ट 1.33। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए जाएंगे, मोस्टली आपको इन 2-3 चीजों का आप जब बार बार देखोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि जब कभी लाइट स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट को चेक करने के लिए उसमें कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिएट होता है और कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम नॉर्मल रे या नॉर्मल लाइन क्रिएट करते हैं। नॉर्मल लाइन कैसे बनाई जाती है? हमेशा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस जैसे होगी हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही क्रिएट होगी। तो यहाँ पर भी देखिए, हमारी जो सरफेस है ऑयल की लेयर है वो ये है, इस पर लाइन जो है वो कैसे बनेगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये आपकी लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन उसके क्रिएट हो गई। अच्छा जी, उसके बाद ये एंगल लाइट रे आ रही थी, आपको मालूम है कि एंगल फ्रॉम नॉर्मल रे टू द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, दिस इज नॉर्मल लाइन। और द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे टू द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है, दिस वन। अच्छा जी, इस नॉर्मल लाइन के बाद मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने एक विंडो ग्लास देखा, ठीक है, फुली ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास है। उस फुली ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास में ऐसा क्या होता है, हम देखते हैं कि ग्लास के हम बाहर की चीजें भी देख पाते हैं, ठीक है, और उस ग्लास को भी देख पा रहे हैं, विंडो को भी देख पा रहे हैं, और विंडो से बैक या विंडो के बाहर की चीजें भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये ऐसा क्या हो रहा है? तो बेटा याद रखिएगा, विंडो की बाहर की चीजें हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट बाहर से आ रही है, हम तक पहुंच रही है। किसको क्रॉस करके पहुंच रही है? बीच में जो विंडो ग्लास लगाया हुआ उसको क्रॉस करके हम तक पहुंच रही है। अगर वो क्रॉस करके आ रही है, पेनिट्रेट करके आ रही है, इसका मतलब क्या कर रही है? रिफ्रैक्शन कर रही है। क्या कर रही है? रिफ्रैक्शन कर रही है। और मुझे अगर वो विंडो ग्लास भी नजर आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना, मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे विंडो ग्लास बिल्कुल अगर ट्रांसपेरेंट है तो विंडो ग्लास मुझे नजर ही नहीं आ रहा या बिल्कुल वैनिश हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। विंडो ग्लास में मुझे कुछ नजर आएगा। तो क्या पता लगा कि अगर मुझे विंडो ग्लास नजर आ रहा है तो हमें चीजों को कैसे देखते हैं कि उस पे से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होंगी। तो कुछ लाइट रेज बाहर से तो आ रही होंगी रिफ्लेक्ट होके, कुछ लाइट रेज इसके विंडो पर भी टकराकर अब मेरे पास पहुंच रही है। मतलब लाइट रिफ्रैक्ट भी कर रही है कुछ लाइट, और कुछ लाइट जो है वो रेज की रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो पार्शियली देखिए, जो सन से लाइट रेज आ रही है सोर्स से, वो कुछ पार्ट उसका क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो इसका क्या होगा? वो दूसरे मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट भी होगा। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन क्या होगी? वो रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन,
ठीक है। और रिफ्रैक्शन कैसे होती है भाई, देखें ये लेस मीडियम है, मतलब लेस डेंसर है, लाइटर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। आपको एक पॉइंट बता चुका हूँ, ये आप याद रखिए कि लाइटर टू डेंसर मीडियम, जब हम लाइटर टू डेंसर मीडियम जाते हैं, ठीक है, तो लाइट कहाँ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल रे। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम। ये लाइट जब लेस मीडियम या लेस या लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल रे बेंड हो जाएगी। नॉर्मल लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो लाइट क्या होगी, दूर नहीं जाएगी, अबे नहीं होगी, बल्कि करीब बेंड होगी। तो लाइट जो से एंगल स्ट्रेट बनने में थोड़ा सा करीब हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट, अगर डेंसर टू लाइटर जाएगी, डेंसर टू लाइटर, तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल रे। तो ये नॉर्मल रे से दूर हो जाएगी, एंगल इसका बढ़ जाता, ठीक है। लाइट जब स्ट्राइक करके जाएगी तो अगेन जब दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो अगेन आने के बाद इसको एक और क्या मिलेगा, एक न्यू मीडियम नजर आएगा, ठीक है। और ये जो न्यू मीडियम नजर आएगा, जब लाइट इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो अगेन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, हम इसको चेक करेंगे। अगेन नॉर्मल रे बनाते हैं, ये हमने नॉर्मल रे बनाई, ठीक है। इसके जरिए लाइट क्या होगी, पार्शियल लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ लाइट जो है वो क्या हो सकती है, वो यहाँ पर इससे मीडियम से दोबारा क्रॉस होकर रिफ्रैक्ट कर सकती है। और अब क्या होगा, अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.44 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33। इसका मतलब ऑयल इज मच डेंसर देन द वाटर। तो ऑयल डेंसर है, वाटर क्या है, लाइटर है, तो इसलिए अब यहाँ पर टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड नहीं होगी बल्कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ठीक है। तो ये इनकी बैंडिंग आगे हो जाएगी, ये पार्शियली ब्रेक हो गई। तो अब ये ब्लैक वाली रे देखिए, जो रे इनसाइड गई है वापस ऊपर तरफ जाएगी। अब जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ये कौन सी सरफेस है, अगेन लाइटर। तो लाइटर में जो है दोबारा लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द बैंड होगी, और बैंड होकर ये इस तरीके से आउटसाइड इमर्ज आउट हो जाएगी लाइट, ठीक है। तो ये जो आपकी रे थी, दिस वन रे 1 और ये आपकी रे 2, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए लाइट ने क्या किया, अब ओवरऑल समझिए भाई। लाइट स्ट्राइक हुई आपकी एक सरफेस के ऊपर, मीडियम के ऊपर, जो कि लेस लाइटर मीडियम से डेंसर में जा रही थी। उसने एक सरफेस से स्ट्राइक करके लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट करवाया। फिर दूसरी जो रे थी वो इनसाइड गई, इनसाइड टकराने के बाद वो भी दोबारा वापस बाहर की तरफ आ गई। तो अब एक लाइट सोर्स थी, थिन फिल्म होने की वजह से हमें लाइट के दो सोर्सेज मिल रही हैं। अब दो रे हो गई और दो रे ही मर्ज करेंगी तो हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस। तो अब इन दो रेस के आपस में मर्ज होने पर हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये लाइट सोर्स इंटरफेयर करें। अब क्या होगा, क्योंकि लाइट सोर्स सेम है तो ड्यू टू सेम सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट सोर्स सेम है, क्या होगा, इट इज फेज रिवर्सल, फेज कोहेरेंट, सॉरी, ठीक है। लाइट सोर्स सेम है इसलिए दोनों लाइट सोर्स भी एक दूसरे से फेज कोहेरेंट होगी। फेज कोहेरेंट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, मतलब सेम फ्रीक्वेंसीज पे होंगी, इनकी फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होंगी। अब एक पॉइंट और, जैसे मैं आपने ये पॉइंट में बताया, ये दो पॉइंट आप याद रख लें, फैक्ट है। इसी तरीके से एक और फैक्ट याद रखिएगा बेटा, जब कभी भी रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्रैक्शन की था ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब कभी भी लाइट रे स्ट्राइक करती है किसी भी मीडियम के सरफेस पे, ठीक है, स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने की वजह से क्या होगा, वो वापस जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से वहां भी दो कंडीशन हो सकती हैं। वहां क्या कंडीशन हो सकती है, मैं यहां लिखता हूं कि लाइटर टू डेंसर, अगर लाइटर टू डेंसर क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, यहां मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्शन,
ठीक है, तो देयर इज 180 डिग्री फेज रिवर्सल। और अगर डेंसर टू लाइटर आएगी लाइट, देयर इज नो चेंज इन फेज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए रिफ्लेक्शन के अंदर। जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और अगर वो सरफेस डेंसर होगा प्रीवियस मीडियम से, तो फिर लाइट का जो एंगल है जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो उसका जो फेज है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो चेंज आएगा वो 180 डिग्री का चेंज आएगा। क्या मतलब कि अगर ये लाइट रे इस सोर्स में से जनरेट होती हुई आ रही है और आने के बाद इस पॉइंट पर क्रस्ट पर ट्रफ बना रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर ट्रफ बना रही है अगर ये लाइट रे, तो ट्रफ बनाने के बजाय अब जब ओरिजिनेट होकर निकलेगी तो वहां पे ट्रफ के बजाय क्रस्ट से निकलेगी। ठीक है, फेज रिवर्सल हो गया भाई। यहां से क्या हो रही है, मूव करते हुए इस पॉइंट पर मीट हो रही है ट्रफ फॉर्म में, तो ट्रफ के बाद यहां से ट्रफ नहीं निकलेगा बल्कि अब यहां से इसका अपोजिट पार्ट निकलेगा, मतलब रिमेनिंग हाफ वेव जनरेट होगी जिसको हम कहेंगे क्रस्ट। तो यहां से जो क्रस्ट पार्ट जनरेट होगा वही सेम फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए एक ट्रफ मिल रहा है, ट्रफ पर एंड हो रही है, वहां से क्रस्ट पे स्टार्ट हो रही है, तो ट्रफ और क्रस्ट हाफ वेव का फर्क है। और हाफ वेव का मतलब क्या होता है, 180 फेज रिवर्सल। उसका जो फेज है वो 180 का रिवर्स हो जाएगा, या इसको सेकंड वर्ड में कह लीजिए π/2। π/2 का मतलब होता है हाफ ऑफ द वेव। भाई एक वेव कितनी होती है, एक वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये चीजें शामिल होती है ना, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट भी और ट्रफ मिलकर पूरी एक वेव बनती है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, हाफ वेव का चेंज आएगा, 180 डिग्री का चेंज आएगा। इसका मतलब अगर क्रस्ट है तो ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ है तो क्रस्ट बन जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर यही लाइट देखिए जब डेंसर मीडियम में एंटर हो गई, जब डेंसर से टकराकर लाइटर मीडियम से पलटकर वापस आ रही है तो इस वक्त फेज रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा मैंने, डेंसर टू लाइटर देयर इज नो चेंज इन द फेज। लाइटर से डेंसर में होगा, डेंसर से लाइटर में फेज चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये दो पॉइंट आपको याद चाहिए, रिफ्रैक्शन का और ये रिफ्लेक्शन का। रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। अब इस थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट के अंदर अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है वो इस इंटरफेरेंस पैटर्न को, जो ये दो आपने देखी कि दो रेज मूव करती हुई जा रही हैं और ये दो रेज जब जिस पॉइंट में मीट करेंगे तो उस पॉइंट में चेक करेंगे कि इनकी इंटरफेरेंस जो है वो कौन सी बन रही है। आइदर द इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव और आइदर द इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर जो है वो इसका पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम प्रीवियसली पढ़कर आए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि हम कोई भी जो दो वेव आपस में इंटरफेयर करती हैं तो उनका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और उस पाथ डिफरेंस को चेक करते हैं कि आइदर ये पाथ डिफरेंस कंप्लीट वेव के बराबर है तो फिर वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, और अगर वो ऑड हाफ या ऑड इंटीग्रल नंबर में होंगे तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है। अब देखिए भाई, मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई वेव 1 और रे 2 या वेव 1 ने और वेव 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर ये ब्लू वाली जो रे है, जो रे नंबर 1 है, इसने जो है वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल किया है और नंबर 2 ने जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फिर क्वेश्चन मेरा दूसरा होगा भाई कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मींस पाथ डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो फिर आप क्या कहते हैं कि ब्लैक वाली यहाँ पर इस पॉइंट है तो ठीक है, ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, यहां से तो दोनों वेव्स डिस्टेंस ट्रेवल सेम कर रही हैं, मगर ये ब्लैक वाली वेव ने, रे नंबर 2 ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है
वो इस लेयर के अंदर जाने का और वापस आने का डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा जो किया है। तो फिर आप क्या करोगे, इसकी थिकनेस देखें, इस लेयर की थिकनेस मैंने आपको बताई थी, इसकी थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर चाहिए। तो जितनी इसकी थिकनेस होगी उतनी लाइट इनसाइड भी गई है और फिर दोबारा वापस भी आई है। तो एक साइड जाने के लिए इसकी थिकनेस t है, तो एक साइड जाने के लिए कितनी हो गई t, ये साइड हो गई t, और वापस आने के लिए ये भी t, तो t प्लस t 2t। तो आपका जो पाथ डिफरेंस हुआ p डॉट d, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 2 टाइम ऑफ t या 2t के लीजिए, ठीक है। तो आपको पाथ डिफरेंस मिल गया। अब हम इसकी जो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव कब हो रही है और डिस्ट्रक्टिव कब हो रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। आप लोगों ने लास्ट पढ़ा चुके थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वेव कंप्लीट होना चाहिए 1 2 3 4 इस तरीके से, जिसको आपने कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो वैल्यू है, ये पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू m लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। अब जरा से गौर कीजिए बेटा, मैं आपको यानी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि जब कभी भी लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद अगर वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की सरफेस पे टकरा के आ रही है वापस, तो फिर उसके अंदर उसकी वेव में 180 का फेस चेंज आ जाता है। और जब 180 का फेस चेंज आएगा तो देखिए जरा, ये जो ब्लू वाली वेव है जो कहां से, एयर लाइटर है, ऑयल डेंसर है, लाइटर से डेंसर से टकरा कर जा रही है, तो जो ब्लू वाली वेव मैंने अभी आपको समझाई थी, ये क्या हो जाएगी, ये 180 का फेज रिवर्सल हो जाएगी। और 180 का फेज रिवर्सल होने की वजह से मींस कि हाफ वेव का डिफरेंस पहले से ही यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, हाफ वेव का डिफरेंस आ चुका है। अब एक्स्ट्रा जो डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस हाफ में इसको ऐड करना होगा, तब जाकर कंप्लीट वेव बनेगी। देखिए तो अब यहाँ पर जो कंडीशन हमारी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बन रही थी, वो अब कंस्ट्रक्टिव की बनेगी, और जो कंडीशन हमारी पहले कंस्ट्रक्टिव की थी वो डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी, ठीक है। क्यों? ड्यू टू द फेज रिवर्सल ऑफ 180 का फेज रिवर्सल होने की वजह से, ठीक है। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी कि भाई पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, मतलब ऑड इंटीग्रल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर साइड में कि भाई m प्लस हाफ का मतलब क्या होगा, m प्लस हाफ का मतलब क्या होगा। भाई देखिए, अगर वेव के अंदर, ठीक है, जो वेव आपके पास मौजूद है, इसकी m की वैल्यू क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा जो भी हो, उसके अंदर आपकी 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। हाफ रिवर्सल का पहले यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, तो अगर मैं 1 रखूंगा, हाफ वो ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। भाई मैं ये कंडीशन रखूँ m लैम्डा वाली, जो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव होती है, तो मैं अगर 1 रख रहा हूँ और वेव में कितना चेंज आ चुका है, हाफ का, तो ये 1.5 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं जो है 2 रखूं तो हाफ इस फेज रिवर्सल का ऐड होगा, ये 2.5 हो जाएगी। मतलब अगर मैं ये कंडीशन रखता हूं, m की वैल्यू 1 2 3 मैं खुद एक वैल्यू या परफेक्ट वैल्यू में रखता हूं, होल वैल्यू में रखता हूं, तो मुझे आंसर फ्रैक्शन में मिलेगा ड्यू टू फेज रिवर्सल। लेकिन अगर मैं देखो ना, यहाँ पर हाफ है, मैं यहाँ पर 1.5 रखता हूँ, अगर मैं m की वैल्यू 1.5 रखता हूँ, तो ये 1.5 रखने की वजह से 1 और ये हाफ 1.5 हो जाएगी। अगर यहाँ 1.5 रखता हूँ तो हाफ इसका ऐड होगा, तो 1.5 एंड हाफ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 इज द होल नंबर, वो होल नंबर में शामिल होगा, और होल नंबर या मतलब ऑड इंटीग्रल नहीं होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा, जिसकी वजह से आपकी जो वेव है वो कंप्लीट वेव, फाइनल जो वेव है वो कंप्लीट वेव बनेगी और आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, ठीक है। होप कि आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। बस ये बात याद रखिएगा कि फाइनली आपने क्या बनाना, फाइनली आपने एक फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं देनी, बल्कि फाइनली आपने एक होल वैल्यू बनानी। तो होल वैल्यू के लिए आपके पास हाफ का एडिशन पहले से है, तो आपने भी हाफ ऐड करवाना पड़ेगा, तब ये हाफ और ये हाफ मिलकर एक कंप्लीट वेव बनेगी, ठीक है। गॉट इट। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी, पार्ट डिफरेंस आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हो।
तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा कि P डॉट डी, सॉरी पाथ डिफरेंस बराबर है किसके, 2t के। अच्छा जी, तो ये हो गया आपकी कंडीशन नंबर 1 एंड दिस वन इज कंडीशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने से एक बात याद रखिएगा कि ये जो परफॉर्मेंस हम करवा रहे हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम मीडियम में करवा रहे हैं। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने एयर में करवाया था और एयर की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए वहां पे हमने वैल्यू को कुछ चेंज नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में समझाया था कि वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम किसी वाटर में लेकर जाएं तो उसके अंदर चेंजिंग आती है, और चेंजिंग क्यों आ रही है, ड्यू टू मीडियम चेंज करने की वजह से वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर भी ये देखो, ये जो वेव आ रही है ये किस में आ रही है, मीडियम में आ रही है ना, मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा नहीं हो सिंपल, बल्कि यहाँ पे लैम्डा एन रखोगे आप, कि वेवलेंथ इन एनी मीडियम, एन का मतलब वेवलेंथ इन एनी मटेरियल मीडियम। अब वो भी एक्सट्रा आपको मालूम होगा आप कौन सा मीडियम रख रहे हो, ऑयल रख रहे हो तो यहाँ पर ऑयल की वैल्यू रखोगे आप एन की जगह, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू रखोगे वो वैल्यू आप करोगे। ठीक है, तो दोनों कंपेयर किया आपने, तो इट विल बिकम 2t, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू क्या है आपके पास m प्लस हाफ, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है भाई, आपने अभी स्टार्टिंग में की थी, जो हमने रेस कर दिया कि लैम्डा n बराबर है लैम्डा बाय n के, तो हम यहाँ वैल्यू बोलेंगे m लैम्डा अपॉन n यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई कर, दिस विल बिकम 2np is equal to m plus half lambda। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कंडीशन यानी कि फाइनल फार्मूला बनेगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, होप इस वक्त आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव के बाद आपने जो है नेक्स्ट पढ़ना है वो आपने डिस्कस करना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस तरह वहां पे हमने क्या कहा था कि जो वैल्यू पहले डिस्ट्रक्टिव की कंस्ट्रक्टिव में आ गई, अब कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव में आ जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू m लैम्डा। ठीक है, m हम पुट कर रहे हैं 1 2 3 4, और हाफ जो है वो यहाँ से फेज रिवर्सल की वजह से खुद ही ऐड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वैल्यू फाइनली क्या बनेगी, ऑड इंटीग्रल बन जाएगी, मतलब फ्रैक्शन में हो जाएगी। 1 हम दे रहे हैं और हाफ खुद ऐड हो रहा है। तो ये आप अच्छा पाथ डिफरेंस कितना कैलकुलेट किया आपने यहाँ पर, ये तो उससे कंडीशन हो गई। पाथ डिफरेंस कितना मिला हमें यहाँ पर, 2 टाइम ऑफ t के बराबर, तो यहाँ पर आएगा 2t। अगेन इक्वेशन 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2, दोनों कंपेयर कीजिए, तो फाइनल विल बी 2t इज इक्वल टू m लैम्डा n। अगेन कहाँ पे वर्क कर रहे हो हम, मीडियम में, तो यहाँ पर m लैम्डा के बाद m लैम्डा n हो जाएगा, मींस वेवलेंथ इन मटेरियल मीडियम। ठीक है, अगेन लैम्डा n की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय n, तो ये वैल्यू जाएगी 2t इज इक्वल टू m लैम्डा बाय n, एंड n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनल आंसर 2np इज इक्वल टू m लैम्डा। दिस वन इज योर फाइनल आंसर या फाइनल कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो फाइनली हमें कंक्लूजन क्या मिला कि थिन फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल उसकी जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, और बहुत ज़्यादा लेयर इसकी जो लेयर है वो बहुत थिन होगी, और उसकी लेयर के साथ साथ उसकी जो कंपेरेबल थिकनेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए। और हमें मालूम है कि जब वेवलेंथ या लाइट जो है वो जब किसी मीडियम में जाती है तो उसमें चेंजिंग आती है, और वो चेंजिंग कितनी आती है, वो चेंजिंग उसके मीडियम के या रिफ्रैक्टिव मीडियम के अकॉर्डिंगली चेंज आती है। क्लियर। फिर हमने चेक किया फाइनली कि जब हमने प्रोसेस करवाया, दोनों रेस पास हुई, एक रेस ने ज्यादा डिस्टेंस किया, एक ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब वो दोनों मीट कर रही हैं एक पॉइंट पर, इंटरफेरेंस का पैटर्न क्रिएट करवाएंगी। लेकिन जैसे ही एक वेव लाइट में से डेंसर से मूव करके वापस रिफ्लेक्ट होगी तो उसका फेस चेंज हो जाएगा, फेस चेंज होने की वजह से वो 180 का डिफरेंस उसमें ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 180 फेज रिवर्सल की वजह से जो पहले लास्ट टॉपिक में हम कंडीशंस पढ़कर आए थे, अब यहाँ पर वो रिवर्स हो जाएंगे।
और रिवर्स होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है 2nt वो बराबर होगा ऑड इंटीग्रल नंबर के बराबर होगा, ऑड इंटीग्रल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए मल्टीपल इंटीग्रल के बराबर होगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट। किसी भी किस्म की आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, फिर इसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।